सिलेबस थोड़ा तेज करना पड़ेगा, जैसे ऐसे दिन कम होते जा रहे, एग्जाम नज़दीक नज़दीक आती हुई दिख रही है आपको? दिख रही है एग्जाम नज़दीक आती हुई, और जिसको दिख रही है उसको डर रहेगा, और डर रहना ज़रूरी है। डर रहेगा ना मन में, एग्जाम नज़दीक आ रही है तो पढ़ने की अंदर से निकलेगी थोड़ी सी, है ना, आग, जो मैं बोल रहा था। और अगर कोई फियरलेसली अगर ऐसे ही लेक्चर को आता जाता है, उसको पता ही नहीं कब एग्जाम में, फर्क ही नहीं पड़ता कितना पढ़ रहा है, किस स्पीड से पढ़ रहा है, उसका तो फिर बेड़ा करके ऐसे ही क्या पड़ेगा उसको नहीं पता फिर। तो यार एग्जाम को सामने रखे, उसका डर बनाए रखो। डर मतलब ऐसा नहीं, वो एक अवेयरनेस बोलेंगे हम उसको, अवेयर रहो एग्जाम के इससे, है ना, और पढ़ते रहो। सुनो, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की फ्लावर की, जिसके अंदर हमने समझा भाई कि जो फ्लावर है विच इज बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट में भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है ना। ध्यान दो यार, टॉपिक बहुत प्यारा है, सब लोग ध्यान दो। मैंने बोला ध्यान दे। अब ये जो फ्लावर्स है, इनके अंदर हमने देखा कि मोनोसेक्सुअल भी होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है। वो तो टाइप बन जाते हैं कि यार उस पर्टिकुलर एक फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई एक है। कोई एक होती है तो उसको अपन मोनोसेक्सुअल बोलते हैं, और अगर दोनों ही सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव, और जिसको अपन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के नाम से जाना, या फिर स्टैमेन और पिस्टिल भी बोल सकते हैं, अगर दोनों एक ही फ्लावर पे तो उसको हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर बना। फिर अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये भी हमने समझा। अरे यस और नो? अब सुनो, यहाँ पे इसी फ्लावर में लास्ट का एक छोटा सा हिस्सा हमारा कवर करना बाकी रह गया था, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो आज वो हिस्सा कवर करके आगे फिर हम सीधा ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस चीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बी एक्साइटेड एंड लिसन। हर एक चीज ध्यान से सुननी है, कहीं पे कोई डाउट सवाल होता है तो हाथ ऊपर करके पूछना है। अब बेटा यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है एसएससी की किताब में बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है, स्टेजेस की फॉर्म में। सीबीएसई में भी है यही डायग्राम सेम, ओके, लेकिन उसके अंदर एक ही दी है। एसएससी में डायग्राम स्टेजेस की फॉर्म में बहुत अच्छी दे रखी है, तो अगर बच्चा है किताब सबके टेबल पे अगर, तो उसमें देखे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, है ना। आप उसके अंदर देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप नोट करते चलना। देख रहे सब किताब में? अरे मेरे को नहीं देखो, किताब में हर टेबल पर एक एसएससी का किताब है नहीं है तो बैठ जाओ, मैनेज करके जरा देख लो, इधर उधर मैनेज कर लो बेटा। तुम्हारे यहाँ स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन आके गिरता है तो वहां से वो एक पोलन ट्यूब फॉर्म करना स्टार्ट करता है। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। और ऐसा नहीं है कि सीधा उस स्टाइल में से वो पोलन ट्यूब ऐसे सीधी सीधी चली जाती है, उसका एक तरीका है, वो ऐसे उल्टा होकर के नीचे से फिर अंदर जाती है। ओके, एक सेल के साथ जो है फर्टिलाइजेशन कराना है ना, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ जब मिलेगा तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। अब ये मिलने की प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि सीधा स्टिग्मा पे चला गया टप करके वहां से नीचे गिर जाएगा एक के अंदर, ऐसा नहीं होता। दिखता और लगता सबको ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, वहां पे जब स्टिग्मा के पास जब पोलन ग्रेन पहुंचता है एंथर है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पहुंचता पोलन ग्रेन है एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, जिसको अपन ने पोलिनेशन नाम दिया था। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। पोलिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। यस मिस्टर ऑल प्लीज सिट, बी सीटेड। और फिर वो पोलन ग्रेन वहाँ पे, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर मैंने बोला एक चिपचिपा सा पदार्थ वहाँ पे लगा होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको होल्ड कर रखना है, उस पोलन ग्रेन को पकड़ के रखना है उसको। ऐसे नहीं होता ना कि यहाँ पे कोई मैन्युअली इनका जो है अपने आप तरीका चल रहा है और इन्होंने जा करके उठा करके ऐसे रखा ऊपर, नहीं ना भाई, हवा से उड़ रहा है वो, कैसे पता नहीं कि एग्जैक्टली वहीं पे गिरेगा भी कि नहीं। एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर डिपेंड है ना पोलिनेशन प्रोसेस। क्या पोलिनेशन करवाने के लिए कोई उनके पास तरीका है कि ऐसे जा करके वहां पे लग जाता है? नहीं ना यार, डिपेंड है वो अलग अलग एजेंट्स के ऊपर, चाहे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हो, चाहे फ्लाइज हो, चाहे फिर हवाई क्यों ना हो, ऐसे रैंडम चल रहा है इनका काम। और पता नहीं एक्सीडेंटली हवा आ गई किसी कारण से, वो पोलन ग्रेन उड़ करके जो है वहां पे स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो ऐसे नहीं कि उस गिर जाना चाहिए नीचे, उसके ऊपर पकड़े रहना चाहिए ना। तो इसलिए वहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस है, उस स्टिकी सब्सटेंस उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे फिर उसको रिक्वायर्ड जो भी न्यूट्रिशन है वो जो उसको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है उस स्टिग्मा के ऊपर। फिर वहाँ से पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। बोलो क्या फॉर्म करता है? अब सुनना आगे बात ध्यान से। अब ये पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन हम उसको बोल रहे हैं एक एक उस गैमेट को। पोलन ग्रेन इसलिए बोल रहे, ग्रेन जैसे छोटे छोटे दाने जैसे होते नहीं, ग्रेन, इसलिए उसको पोलन ग्रेन नाम मिला।
है तो पोलन्स, क्या बोले उसको, पोलन्स, POLLENS। अब वो पोलन वहां से जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा एक ट्यूब की फॉर्म में, जो कि सीधे नहीं उल्टा घूम करके नीचे से जाएगा। डायग्राम सबके सामने, मैंने पहले बोला डायग्राम में देखना है आपको, ठीक है। तो वहां पे स्टार्ट होता है पोलन का जर्मिनेट होना, और वो एक पोलन ट्यूब फॉर्म करते हुए माइक्रोपाइलर एंड से जाता है। कैसे जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। अब इसी चीज को यहाँ पे CBSE की किताब में बहुत अच्छे से दिखाया है। यहाँ पे तो स्टेजेस दिखा रखी है खैर, लेकिन CBSE की किताब में है ना, कुछ देखो इसलिए बातें ऐसी सी और कुछ CBSE में अच्छी है। साथ बैठ के उन्हें पढ़े मजा ही इसमें कि यार सब अपने को मिल जाता है ना, ओवरऑल नॉलेज, टोटल क्लैरिटी। तो ऐसे ऐसे नीचे जा करके ऐसा, ये नियरेस्ट डिस्टेंस है ना, ऐसे क्या, लेकिन नहीं, क्यों, इसका कारण है, ध्यान से सुनना। ऐसे जा करके घूम के नीचे से ऐसे उल्टा गया, नहीं सीधा सीधा घुस जाता, सीधा गया क्या, लेकिन नहीं गया भाई, ऐसे घूमता हुआ पीछे से नीचे की तरफ से ऐसे बना के यू करके ऊपर गया, यू टर्न लगाता हुआ, राइट। तो ये जिस एंड से नीचे से जो जा रहा है उस एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड से होता हुआ जो है कौन, पोलन ट्यूब जा करके एग के साथ रिएक्ट करेगी, ताकि जो है उस एग को फर्टिलाइज किया जा सके। क्या किया जा सके, फर्टिलाइज किया। अब फर्टिलाइज प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली आपके गैमेट्स का मिलन। मेल गैमेट जाकर के फीमेल गैमेट से मिल ले तो होगा फर्टिलाइजेशन। क्यों करना है फर्टिलाइजेशन, वो मिल करके अपने पास कुछ क्रोमोसोम मेल लेके आया, फीमेल अपने अंदर कुछ क्रोमोसोम लेके बैठी है, गैमेट की बात कर रहा हूँ। वो दोनों क्रोमोसोम्स आकर के मिलकर टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे, जिससे एक नया इंडिविजुअल बनेगा, जो कि यहाँ पे प्लांट की प्रोसेस में बीज की फॉर्म में बनेगा। किसकी फॉर्म में बनेगा, वहां पे तो तुम बच्चा थे निकले यार, मतलब प्लांट निकल आएगा, बताओ, ऐसे नहीं ना, बीज बनेगा। बीज आगे जाकर के उसकी संभावनाएं हमने डिस्कस की है कि यार क्या ही परसेंटेज ऑफ उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो ग्रो हो जाए, नहीं हो जाए। अपने को बता, अगर सीड वो जाके फल पक जाए, वो सीड जाके नीचे गिर जाए, उसको जर्मिनेट होने लायक एनवायरमेंट, धूप पानी अगर उसको मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो जाकर के वो जो सीड था वो एक नए पेड़ में तब्दील होगा, वहां पे एक नया प्लांट बनाएगा। तो हमने बोला कि उस प्लांट के जैसा ही नया इंडिविजुअल बन गया, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। लंबी प्रोसेस है, सिंपल साधारण प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, लंबी प्रोसेस है, और गारंटी भी कितनी कम है बताओ। वो फल का बीज बोया ही जाएगा, वो फल जो है जिसका बीज बना हुआ है, इतना लंबा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वो आगे प्लांट बनेगा भी कि भी नहीं बनेगा, उसकी भी कोई गारंटी है क्या, गारंटी है नहीं है ना भाई। इसलिए एक लेंदी और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और प्लांट्स में इस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। असेक्सुअल में जो हमने पढ़ा तो वहाँ पे तो काफ़ी सिंपल तरीके थे, नहीं, लेकिन वहाँ पे प्लांट बॉडीज भी छोटी थी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी थी तो छोटी थी। कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप्स में ये होना संभव है ना। कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप्स में आप ऐसे फ्रैगमेंटेशन बन गया नया नहीं हो सकता, बॉडी स्ट्रक्चर पूरे डिपेंड है ना उस पर्टिकुलर हर एक पार्ट के ऊपर, काट दोगे तो खत्म हो जाएगा। सिंपल बॉडी टाइप्स में हो सकता था, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में बड़े प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, हम ह्यूमंस भी आते हैं, इसलिए हमको असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना संभव नहीं है। हम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। सो व्हाट वी डू, वी परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे यस और नो, यस सर। अब बात करते हैं आपस पोलन ट्यूब की। अब ये जो पोलन ट्यूब है जो कि मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट, वो माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए लग जाती है और जाके मिलती है किसको, एक सेल को। किसको, हाँ, तो वहाँ पे एम्ब्रियो सैक भी बननी होती है ना, एम्ब्रियो सैक बनता है, सीड कोड बनेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अगली प्रोसेस है वो, राइट। जो भी देख, हमारे ह्यूमंस के बारे में भी अगर थोड़ा सा बीच में मैं बता दूँ तो फीमेल के पेट में, एब्डोमेन में, यूटेरस में जो है बेटा, वहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनाई जाती है। एम्ब्रियो इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ वोम्ब। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो फीटस की डेवलपमेंट, जिसको फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो होगा, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट होगी। ऐसे ही कुछ तरीके से हम बोलेंगे इन फ्लावर के जो यहाँ पे आप देखोगे नीचे ओवरी का जो हिस्सा है, वहाँ पे जाकर के जो उस स्टाइल से माइक्रोपाइलर से कौन लगी, पोलन ट्यूब लगी, तो मेल गैमेट ट्रैवल करता हुआ वहाँ पे जाके एक के साथ मिला, उसने जाकर के एक को फर्टिलाइज किया, और फिर जो है जाओ, हाँ ठीक, तो वहां से एक सेल को जाके मिलेगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन करेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमारा टॉपिक भी है आज का, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं।
फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन, फिर डबल क्यों? यहाँ पे यही तो इंटरेस्टिंग बात है प्लांट के अंदर, फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। सुनना ध्यान से। अब कैसे? अब जो पोलन मेल गैमेट जो है ट्रैवल करते, तो वहां पे एक नहीं 2 मेल गैमेट को ले जाया जाता है। मेल गैमेट जाकर के एक सेल को जाके एक मेल गैमेट, 2 जा रहे, एक जो है जाकर के एक सेल को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन हुआ परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। एक दूसरा आता है, 2 आ रहे, ठीक है, वो जाता है और वहां पे पोलर न्यूक्लियाई होते। कौन होते? ऐसे डायग्राम में आप देखोगे, आपके सामने है, ठीक है, राजन यहाँ पे एडिट करके लगा देना डायग्राम, ओके। यहाँ पे ऊपर में 3 होते हैं, नीचे में 3 है, देख रहे हैं आपको? ऊपर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि यूनाइट होते हैं। क्या होते हैं? यूनाइट होते हैं, और यूनाइट होकर के वो एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ठीक है। अब जो है वहां से फिर आगे एम्ब्रियो सैक बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एक जाकर के मेल गैमेट एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई यूनाइट हो जाएंगे, कंबाइन होगा, यूनाइट हो जाएंगे मतलब कंबाइन हो जाएंगे, उसके साथ एक जो है मेल गैमेट जाएगा, और एक मेल गैमेट एक को फर्टिलाइज करेगा। ऐसे 2 मेल गैमेट जाकर के 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक को फर्टिलाइज करना, एक जाके पोलर न्यूक्लियाई को कंबाइन करना, यूनाइट करना। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ? एंड दिस इज हाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज डन, एंड that is how then they start doing the further process, which is forming the embryo sac, and then after formation of a zygote and then seed coat, उसके बाद धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट, and then it will become the fruit, okay, and then उसके बाद की कहानी आपको मैंने पहले ही बता रखी है क्या होगा। ठीक है, आ रहा है पूरा किस्सा समझ आपको? इस तरीके से भूले तो नहीं ना पहले लेक्चर्स क्या क्या बताया था सब कुछ प्लांट्स के लिए। इस तरीके से प्लांट्स करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अंदर जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों भी। एक तो फर्टिलाइजेशन जो कि डबल फर्टिलाइजेशन की फॉर्म में हम पढ़ते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम दिखाने के लिए आपको वो उतना ही पार्ट दिखाना होता है, पूरा फूल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली आप जो है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला हिस्सा ड्रॉ करके उसी के अंदर वो जो एक फर्टिलाइज और पोलर न्यूक्लियर किस तरीके से फर्टिलाइज होता है उतना दिखाना होता है आपको उसके अंदर। ठीक है, दैट ओवरी के अंदर, दैट इज हाउ यू विल शो डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड वन इज द इटसेल्फ फ्लावर। अगर फ्लावर के आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछे जाते हैं, फिर उसमें आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि आपको जो है स्टैमेन एंड पिस्टिल को दिखाना होता है। वो आप जो है सारे पार्ट्स फ्लावर के नेम लिख करके फ्लावर की डायग्राम जो मैंने ड्रॉ करनी सिखाई थी आपको बोर्ड पे उस दिन, वो ड्रॉ करके दिखाते हो एक वो डायग्राम। ये दोनों ही डायग्राम आपको आनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन ये पूरी प्रोसेस जो है डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस, और फिर जो मैंने बताया कैसे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली, ये प्रोसेस भी आपको साइंटिफिकली, कैसे साइंटिफिकली, ऐसे नहीं यू मैंने जितना सर ने हमको समझा सब लिख के निकाला 10 पन्ने भर करके, क्योंकि उतनी थेरी लंबी है, लिख सकते मन से कुछ भी, ऐसा नहीं। साइंटिफिक तरीके से किताबी भाषा में जो है 1-1.5 पन्ने में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे और लिख के लाओगे एज अ होमवर्क। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ब्रीफली, ऐसा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वो आप घर पे करना है, यहाँ पे नहीं अभी। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ेंगे बेटा बताओ? अरे यार एक साथ क्या मजा नहीं आ रहा आज आपको? अरे बोले सर नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमको सब पता है, हमको मत सिखाओ। ठीक है आपको मैं वो नहीं सिखाऊंगा जो आप सीखना चाहते हो, आपको मैं वो सिखाऊंगा जो किताब में दे रखा है। ठीक है, और आई होप आप वही सीखना चाहते हो जो किताब में दे रखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यार कैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करती है ना? हाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स, हाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स, कैसे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, और उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होकर के एक नया फीटल डेवलपमेंट, एक बेबी बनता है। ओके,
इस पूरे प्रोसेस को हमें पढ़ना है। सिंपल है प्रोसेस, उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्स हमारी किताब में दी नहीं है हमें। है वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है इसको, लेकिन हमें उतनी डिटेल में और उतना अंदर जाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी को स्टिक रहते हुए जितनी बातें हैं उतनी ही अपने कन्वर्सेशन में, अपने डिस्कशन में रखने की कोशिश करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को बाकी लगता है आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, साथ में किताब और किताब के बाहर की बातें भी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अभी स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्या स्टार्ट करेंगे? ह्यूमन बीइंग। पहले तो ये समझ लो, अब यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ह्यूमंस में, यह समझने से पहले हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पार्ट्स हैं इनकी हमें अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेल्स और फीमेल्स में दोनों में ही अलग अलग तरीके के जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स है, जिसकी मदद से वो अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेल्स के अंदर जो है टेस्टिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा यार गैर समझ हो जाता है बच्चों का, उनको लगता है कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो होता है जो हम सोचते हैं, ठीक है। वो मेल या फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता है कौन है? मेल्स के अंदर सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर ओवरीज, ठीक है। जो अपीयरेंस में आपके है वो तो मेन है ही नहीं, बताओ सच में, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये 12th की किताबों में पढ़ना चाह करके, ठीक है। जैसे आप सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करें, जेनिटल्स की बात करें, तो वो आपके प्राइमरी, कैसे बोल रहा हूँ मैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं कहलाते, ओके। वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। मेल्स में या फीमेल्स में दोनों में ही उनके जो जेनिटल्स हम बोले, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स बोले, ओके, जिसके लिए फीमेल्स में हम लोग या तो वुल्वा एंड वजाइना बोलते हैं, और मेल्स के हम जो है पेनिस बोलते हैं। तो ये दोनों ही जो है प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट्स नहीं है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है बायोलॉजी के हिसाब से। बायोलॉजी के हिसाब से जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल पार्ट्स जो है मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती है। अब सर ये सब क्या है, ये तो हमको पता ही नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इनकी अब कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से। जो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे टेस्टिकल्स की या टेस्टिस की बात करते हैं मेल्स के अंदर, विच इज इनसाइड अ स्क्रॉटम सैक एंड इट इज आउटसाइड द बॉडी, ओके, सस्पेंडेड फ्रीली, एंड वहाँ पे जो है टेस्टिकल्स भी पैर में है। फीमेल्स में देखा जाए तो ओवरीज भी पैर में है, पैर यानी कि जोड़ी, ओके, दो है। टेस्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, टेस्टिस की बात कर रहा था, विच इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे जो स्पर्म्स यानी कि मेल गैमेट से उनको बनाया जाता है, दे प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, दे गेटिंग प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। सो मैंने आपको बोला कि यार ये मेल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, टेस्टिस, ये भी दो है, पैर में है, और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि ओवरीज, वो भी पैर में है। फीमेल्स के पास दो ओवरीज है, मेल्स के पास दो टेस्टिस है। अब ये जो टेस्टिस या फिर टेस्टिकल अपन बोलते हैं, जो टेस्टिस है ना, ये itself is a thing which develops, produces and transfers the sperm cell, or you can call it as a male gamete. Male gamete बनाया जा रहा है वहाँ पे, it is a factory where the male gamete is being produced. और यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है, जो कि आपकी किताब में नहीं दी है, लेकिन चलो, बीइंग फिजिक्स प्लस बायोलॉजी वाला टीचर, आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ इट, ओके, किस तरीके से ये होता है मैं आपको बता देता हूँ।
जरा साइलेंस। सर कुछ भी निकालते बोर्ड पे, नहीं वाकड़ा तिकड़ा, और फालतू में हमको इम्प्रेस करते कुछ भी बना के, हैं? सर सच में ऐसा होता है क्या? 101% ऐसा होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा जिसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। सुनना ध्यान से। जो डायग्राम आपके सामने अभी आपको नजर आ रही है, ये एक टेस्टिस का सेक्शन है, ठीक है? हाँ, टेस्टिस को काट रखा देख रहे हैं। डरो नहीं। डॉक्टरों ने कर रखा है, ठीक है? हमको बताया ऐसे होता है, हाँ मैंने मान लिया, हाँ सच में ऐसा होता है। ये जो बड़े बड़े गोले आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, इसको ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इसके अंदर ऐसे कीड़े जैसे नजर आ रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कीड़ा नहीं होता, टेंशन मतलब पाइप होता है, ऐसे ट्यूब होती है, ठीक है? इसको ट्यूब है, इसलिए इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमेन तो पता होगा। सर ये हमारी किताब में नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ ले, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ना। चुपचाप पढ़ने का। ये टेस्टिस है पूरी। एक टेस्टिस को टेस्टिस बोलते, अनेक को, अनेक मतलब दो होती है, अनेक कितनी, TES टेस्टिस बोलते, ठीक है? कंफ्यूजन और अनेक दो। अनेक। यहां पे जो है इसको इपिडाइडिमिस बोलते हैं। बायोलॉजी की स्पेलिंग की गलत नहीं आती मेरी कभी, नहीं? या हो गई? किसके? हो ना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलियो, नालायक। कितना शान बनाना एक्स्ट्रा। सेमिन नहीं है बेटा, हाँ तिथं चुकले, डायडिमिस चुकले, हाँ आल लक्षात मला लिहिल्यावर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलियो क्या है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये गलत है क्या? स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो मेरे को पता है, वो मत सिखाओ। स्पेलिंग देखो। हाँ, DIDY है ना? ठीक है? आपकी किताब में है डायग्राम? नहीं होगी ना? खाली हाँ 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 हाँ, नहीं हाँ, चल ये इतना नहीं होता आपकी किताब, पता है देखो। इस नेटवर्क को रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, ये सब आपकी किताब में नहीं होता। रेटेड टेस्टिस ये कॉम नेटवर्क होता है, यहाँ से चल करके फिर ये जो लाइन है यहाँ पे इपिडाइडिमिस में जाती है, इपिडाइडिमिस से फिर आगे सफर, उसका पूरा सफर, पूरी जर्नी, एक टेस्टिस में स्पर्म डेवलप होने से लेकर के आगे उसके फीमेल बॉडी में पहुंचने तक का और उसके आगे का पूरा सफर हम पढ़ने वाले। टेंशन लेने का, सब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? हाँ, लेकिन ध्यान पूरा देना है बेटा, अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये एक टेस्टिस का मैंने सेक्शन ले लिया, ठीक है? इसको मैंने देखा। अब होता क्या है, सुनो ध्यान से। ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं और ऐसे हर एक ग्लोब्यूल के अंदर ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है? और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है यहाँ पे आपकी स्पर्म्स को बनाया जाता है। अब जो आप डेप्थ में 12th साइंस की फिजिक्स की बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको और डिटेल में समझाया था कि कैसे बनता है, कितने ग्लोब्यूल्स, कितने लोब्यूल्स, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेड टेस्टिस का नेटवर्क, कहाँ पे कौन सा फ्लूइड बनेगा, कैसे उसको मैच्योर किया जाएगा, न्यूट्रिशन वगैरह सब है। अभी इतना याद रखो, यहाँ पे स्पर्म बनेगा, हमको इतना काफ़ी है, ठीक है? यस, यहाँ से स्पर्म बन के फिर आगे चल करके यहाँ पे एपिडाइडिमिस में पहुंचेगा, ठीक है? अब जो स्पर्म सेल्स बनाई जा रही है, यानी कि आपके जो गैमेट बनाए जा रहे हैं, वो तो प्योरली मियोसिस प्रोसेस से बन रहे हैं। अरे यस और नो? अब ये नहीं बोलना ये नहीं पता, मियोसिस सबको पता? अरे यस और नो? मियोसिस में कितने एन निकलते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल निकलती है ना, यानी कि हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स मौजूद रहेंगे। तो 4 एन सेपरेट हमको मिलते हैं, उसको हम 4 हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। हैप्लॉइड यानी कि सिंगल एन, 1 क्रोमोसोम की सेट। और पेयर में आ जाए तो 46 हो जाते जोड़ी, जो कि 46 होते हैं टोटल। तो 2 एन यानी कि डिप्लॉइड सेल बनती है, डिप्लॉइड गैमेट बनता है। यहाँ पे तो डिप्लॉइड करके चलेगा नहीं, क्योंकि हमको अपनी आधी कैरेक्टरिस्टिक आगे भेजनी है, जो कि रैंडमली सिलेक्ट होती है, उसका प्रोसेस एक अलग ही तरीका है, उसको अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे अभी।
लेकिन आपको मैंने वेरिएशन के फॉर्म में बता रखा है कैसे ह्यूमंस में वेरिएशन क्रिएट होता है। इसने इससे शादी की, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसने उससे किया, याद है ना? तो क्योंकि 23 ही क्रोमोसोम आगे जा रहे हैं ना माता से और पिता से, तब जाके मिक्स होकर नया बनता है, राइट? तो यार हम में से हर एक यूनिक है उस कारण से, यू नो दैट। अब ये जो स्पर्म सेल यहाँ पे बनेगी इस तरीके से, पहले आएगी यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ग्लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स को डेवलप किया जाएगा, उसको फिर वहाँ पे आगे लेते हुए फिर रेटिटेस्टिस के नेटवर्क में जाएगा, यहाँ पे सब कलेक्ट होकर के फिर वो एपिडाइडिमिस से होकर के आगे जाएंगे, जो कि फिर आगे का सफ़र हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर वो वहाँ से आगे फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के आगे का रास्ता जो पूरा उनको तय करना है, कॉर्पस ग्लैंड हो, उसके बाद तुम्हारी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह सबसे, फिर आगे फिर आपके पेनिस से होते हुए फिर फीमेल बॉडी में जब है कॉपुलेशन के बाद वो जाएगा, फिर यूटेरस से होते हुए फिर ओवरीज तक पहुंचेगा। वो बाद की बात करेंगे, बाद में करेंगे प्रोसेस डिस्कस। अब ये मेल बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से जो दोनों टेस्टिस है वो कंटिन्यूसली स्पर्म सेल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, ठीक है? इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो और फैक्ट के सहारे एक ट्रिक भी सुनो। मतलब ऐसा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, सुनो आगे, मजा आएगा आपको सुन के। अब हमें यहाँ से इसके सीक्वेंस को समझना है कि कैसे जो स्पर्म यहाँ पे टेस्टिस में बना था, पहले हमने टेस्टिस ड्रॉ की, यहाँ पे हमने समझा टेस्टिस में जो है स्पर्म कैसे बनेगा। यहाँ पे ग्लोब्यूल्स है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वहाँ से स्पर्म आगे बन करके रेटिटेस्टिस के नेटवर्क में जाएगा, वहाँ से फिर एपिडाइडिमिस से होता हुआ आगे उसका सफर हमें इस डायग्राम में पढ़ना है, ठीक है? अब ध्यान से बच्चे देखना इधर, जो लक्ष दे इकडं, काय नाव तुझं? हाँ आरुष, बघ इकडं, ये जो डायग्राम है जहां पे बीच में आप देख सकते हो ये पेनिस है, पेनिस इधर क्या, पेनिस क्या है? इट्स अ मेन जेनिटल सेक्स ऑर्गन, राइट? जिसकी मदद से आप सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, सेक्सुअल एक्टिविटी पेनिस की मदद से करोगे, राइट? इसी की मदद से यूरिनेशन भी होता है, मैंने बोला था। इज द कॉमन पाथ, देखो ये ब्लैडर से होता हुआ ये कॉमन पाथ, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा से फिर ये आगे तुम्हारा पेनिस, तो ये पूरी पाइपलाइन एक सिंगल पाइप है। अरे यस और नो? यस सर। और जो स्पर्म की जर्नी है ये भी आगे ट्रैवल करता हुआ इन दोनों टेस्टिस से होकर के आगे जाकर के इसी पैसेज में मिलेगा, जो कि इसी पाइप में आकर के मिलता है एंड में, और वहीं से स्पर्म्स भी आपके जाते हैं। तो कॉमन यूरिनरी जेनिटल पाथ जो मैंने बोला था वो ये है, ठीक है? जहाँ से यूरिन निकलता है उसी पाइप से, उसी ट्यूब से, वहीं से, उसी स्पेस से जो है आपके स्पर्म सेल्स भी आगे ट्रैवल करते हैं और वो निकलते हैं, ठीक है? एजैकुलेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ से सुनना, इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ये टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म मैच्योर बन जाएगा, अब ठीक है, जब ये एजैकुलेट होगा या फिर ये जो है स्पर्म बाहर जाएगा, सर कईयों के मन में तो सवाल ये भी होता है कि सर स्पर्म बाहर कब आता है और कैसे आता है? नहीं पता, किस किस को नहीं पता, किस किस को पता है, अच्छी बात है। नहीं पता तो मेरा काम है समझाना, एज टीचर मैं समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लेकिन स्पर्म यहाँ से बाहर तो आना है ना। अब क्या सर, जैसे फीमेल्स में जैसे एक पर्टिकुलर मंथ साइकिल पे ओवरी से जो एग रिलीज होते हैं, फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसको कॉमन भाषा में पीरियड्स बोला जाता है, क्या उसी तरीके से मेल्स के अंदर भी स्पर्म्स हर महीने बाहर आते हैं? डाउट होता है लड़कियों को, मेरे को बच्ची आकर के जो है बाद में प्राइवेटली ऑफिस में डाउट्स पूछना तो पूछते, कभी कभी छूट जाता है टॉपिक बोलना, इसलिए मैं अभी इसको मेक श्योर करता हूँ कि शुरू में आपको क्लियर कर दूँ। ऐसा नहीं होता है। जैसे फीमेल्स में एक सेल जो है हर महीने को रिलीज की जाती है अल्टरनेट ओवरीज से, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। वहाँ पे ब्लड क्यों आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, क्यों 28 to 30 डेज लगते हैं, उसमें साइकिल कैसे होती है, मेनोपॉज क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आने के बाद। लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को यहाँ पे ऐसा डाउट होता है कि क्या मेल्स के अंदर भी ऐसा ही एक जैसे एग रिलीज हो ऐसा ही स्पर्म भी रिलीज होता है हर महीने को? तो ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई फिक्स टाइम प्रोसेस या कोई तरीका नहीं है कि जहां पे स्पर्म जो है रिलीज हो जाता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो फिर सर ये जो टेस्टिस है इसके अंदर जो स्पर्म तैयार हो रहा है, बन रहा है, ये फिर यहाँ पे बाहर आएगा कैसे? सवाल है आप लोगों को ये? अरे यस और नो? लड़कों को है ये सवाल? अरे यस और नो? अरे शर्माओ मत, बताओ मेरे को, यस और नो?
नो सर, अच्छा सबको पता है। इसके लिए इंटरकोर्स जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि इंटरकोर्स ही होना चाहिए। इंटरकोर्स समझते हो, ठीक है, नहीं समझते हो, संभोग हिंदी वर्ड है, इससे ज़्यादा नीचे गिर के बताऊँ? यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि सेक्स करना, यानी कि मेल और फीमेल का साथ आकर के सेक्स करना। क्या ऐसा होने पर ही जो है स्पर्म्स आएंगे सर? क्या बगैर उसके नहीं आते? तो आते हैं, ठीक है। मेल्स हैव एन एबिलिटी टू एजैकुलेट, जिसका मतलब ही होता है कि वो जो है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ पेनिस विद अ पर्टिकुलर सेंसेशन दे कैन इजीली मेक दिस स्पर्म्स कम आउट ऑफ द पेनिस। ओके, अब इसको हिंदी में एक वर्ड भी है जिसको हस्त मैथुन बोला जाता है, ठीक है। पता है आपको? पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है, यस पता है। इंग्लिश में क्या बोलते बेटे इसको? एग्जैक्टली अब ये पता है गर्ल्स को? अरे मास्टरबेशन, ठीक है। ये भी एक मुद्दा है यार, इसके ऊपर चर्चा होती है बहुत ज़्यादा, है ना। और बच्चों को इसके अंदर काफ़ी सारे मिसकन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन भी होता है, मिसगाइड भी होते हैं बच्चे, उनको राइट नॉलेज नहीं होती है, उनको राइट तरीका नहीं पता, या फिर हज़ार चीज़ें हैं, ठीक है। सबको इसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की। अब मैं कोई ऐसा एक्सपर्ट तो हो नहीं कि मास्टरबेशन के ऊपर बहुत सारे आपको लंबा लेक्चर लगा दूं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हमको जानकारी के तौर पे पता होनी चाहिए सेक्स के बारे में, या इस टॉपिक के बारे में, या बायोलॉजी के माध्यम से ही, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो हमने सवाल छेड़ा था कि क्या स्पर्म जो यहाँ पे बन रहा है टेस्टिस के अंदर, बन तो रहा है, ओके, वो सर इस रास्ते को रास्ता पढ़ेंगे अपन, ठीक है, रास्ता पढ़ेंगे कैसे। एपिडाइडिमिस में आएगा, वास डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया होके फिर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सब ठीक है, आएगा आगे, वो सब है, जर्नी है उसकी। लेकिन सर आता कब है, ये एक सवाल बहुतों को होता है हमेशा, क्योंकि लड़कियों को तो इतना ही पता होता है ना कि जो ओवरीज है वहाँ से ओव्यूलेशन होता है, एक सेल जो है अल्टरनेट ओवरी से हर महीने को रिलीज होती है, अलॉन्ग विद द लाइनिंग्स ऑफ द यूटेरस एंड द ब्लड इट कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना एंड देन द थिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और द पीरियड्स नॉर्मल भाषा में, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, आम बात है, यूजुअल है, कॉमन है, सभी लड़कियों के साथ होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। So it is completely okay to discuss and understand the topic because it is related with our life, okay, personal life, but deals with our life and everyone has to deal with this, okay. But मेल के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई कि हर महीने को स्पर्म जो है बाहर निकल रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो बच्चों को या आपको सबको सवाल होता ही है ना कि ये स्पर्म आएगा कब बाहर या कैसे आता है फिर। तो एक तो है इसका जो मेन पर्पस, यानी कि इंटरकोर्स, यानी कि संभोग, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसकी मदद से जो है जो ये स्पर्म्स है आगे यहाँ से ट्रैवल करते हुए पेनिस से बाहर निकलेंगे और जो है फीमेल बॉडी में एंटर करेंगे। मेन पर्पस क्या है, अल्टीमेट गोल को समझो। अल्टीमेट गोल है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना, और वहां तक का सफर तय करने के लिए पूरा सिस्टम बन रखा है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जो है संभोग या फिर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर कॉपुलेशन is a process where the penis gets inserted through the vaginal opening and it passes inside so that sperm cells can travel through this path and go inside the female body through the uterus। आ रही है बात समझ? तो ये वो तरीका है, चलो परफेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी sperms बाहर निकल सकते हैं, which is basically with the help of a masturbation or ejaculation। Ejaculation the process where the sperms comes out along with the semen, okay, which is basically a semen of fluid, जिसकी मदद से स्पर्म न्यूट्रिशन लेता है और आगे चलता है स्विम करता हुआ। एक स्पर्म सेल सबने देखा है कैसे नजर आता है? नहीं देखा है? आपको मैं प्रोजेक्टर पे आज ही दिखाना चाहिए, वैसे तो अभी समय है अपने पास। 8 का लेक्चर खत्म हुआ मेरा, 8 को जब 10 मिनट बाकी रहेंगे, कोई बच्चा मेरे को याद दिलाएगी रिक्शा, तो अपन फर्टिलाइजेशन का वीडियो प्ले करेंगे यहाँ पे, और उसमें आपको मैं दिखाऊंगा स्पर्म्स ये पूरी जर्नी कैसे करते हैं ट्रैवल, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे थ्योरेटिकली और डायग्राम की मदद से पहले जान लो। तो मैंने बता दिया कि यार मास्टरबेशन इज द वे थ्रू विच अगेन द स्पर्म्स कैन इजीली कम आउट ऑफ द पेनिस, ओके, यस। और सर फिर क्या? फिर बेटा ये जो स्पर्म्स है ये, क्योंकि अब जो बने हुए स्पर्म्स थे वो आगे ट्रैवल करके बाहर निकल चुके हैं,
ओके, जिसको आप सेमेन बोलोगे, जिसको आप जो है बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आप बोलोगे कि जो है स्पर्म सारे बाहर चले गए, तो अगेन इमीडिएटली आपकी जो टेस्टिकल्स है नए स्पर्म्स को कंटिन्यूसली बनाना स्टार्ट कर देती है, एंड दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यूस। ओके, दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यूस, ये होता रहता है। अब कभी कभी कुछ ही रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बच्चा, अब बच्चा ही बोलूँगा मैं अभी भी, क्योंकि मेल्स के पास ये स्पर्म्स को डेवलप करने की या इजैकुलेट करने की जो ताकत है एक सर्टेन एज के बाद आती है। ऐसे ही फीमेल्स के बाद भी एक सर्टेन एज के बाद आती है, विच इज़ 13-14 इन फीमेल्स, इन गर्ल्स। ओके, और जो है मेल्स के अंदर दिस गोज अबव 15। तो इसलिए बोलते लड़कियां जल्दी जवान हो जाती है और लड़के बाद में। अरे सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, सो ये सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। किसके अंदर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये क्या होता है? बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है हर वो सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करना जो कि आपके एडल्टाइज होने को इंडिकेट करता है और आपको एडल्ट बनाता है। ठीक है, और ये सब होता क्यों है? अपनी बॉडी खुद ये सब बनाती है रिप्रोडक्शन करने के लायक बनाने के लिए। क्यों बनाती है? रिप्रोडक्शन करने के लायक हमें बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लड़कों में जो है मस्टाश आना शुरू हो जाता है ना, मीशा यायला लगता, ओके, मूछ आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स में जो है हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होता है। प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये सभी इंडिकेशंस सिंपली डिनोट्स दैट यू आर बीइंग मैच्योर एंड यू आर बिकमिंग एलिजिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कतई ये नहीं कि इस एज में आप वो चीज़ों के लिए अपनी तमन्ना रखो, आस रखो, या उसके लिए आप जो है फाइट करो या ऐसा कुछ भी गलत काम करो। नहीं, यू हैव गिवन अ सर्टन एज और अ बाउंड बाय अ गवर्नमेंट इटसेल्फ कि आपकी आफ्टर मैरिज इतनी एज है जहाँ के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, ताकि बच्चे जो है इस तरीके से गलत सलत काम, अब गलत सलत बोलना इसको पड़ रहा है, ऐसे गलत सलत मतलब ये नहीं है कि वही है एक करेक्ट एज के बाद हो तो फिर जो है मेल और फीमेल उन दोनों के लिए ये सूटेबल रहता है बायोलॉजिकली, प्लस उनके होने वाले बच्चे के लिए वो सूटेबल रहता है कि उस पर्टिकुलर हेल्थ के बाद वो उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए और हर देश के अंदर ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे आपको पता होगा क्राइटेरिया क्या है इंडिया में, बताओ? 21 साल होनी चाहिए उम्र, है ना, कम से कम। ओके, ऐसे तो मतलब गांव खेड़ों में या ऐसे जगहों पे जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, आज भी इंडिया में ऐसी जगहों पे बहुत जल्दी लड़कियों की या लड़कों की शादी कराई जाती है। आपको ये ऐसा नहीं कि पता नहीं है ना, पता होगा, सभी ने टीवी सीरियल, शोज़, मूवियाँ, हर चीज़ देखी और उनमें से हम ये चीज़ों को जान चुके हैं, है ना। चलो, वो सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ से हमें ये चीज़ें समझ आती है, लेकिन ये एक्चुअल में अच्छा नहीं है कि उस एज में या आपकी एज में ऐसी चीज़ें हो जाए। दैट्स वाई वी हैव टू वेट फॉर द सर्टेन एज सो दैट वी कैन प्रॉपरली परफॉर्म दिस थिंग्स इन आवर लाइव्स एंड दैट वी कैन हेल्दीली डेवलप अ किड। ओके, तो इसके लिए ये सर्टेन एज का क्राइटेरिया लगना ज़रूरी है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे वापस एक बार इस टॉपिक के। अब ये जो था मैंने बोला आपको सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, डेवलप हो जाती है तो आपकी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनना स्टार्ट होती है। बॉयज़ के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बताई, उनका वॉइस भी हार्श होना, बॉयज़ का वॉइस जो है गाढ़ा आवाज़ है ना स्टार्ट हो जाता है, आना नहीं। पहले देखो एक लड़का होता है ना, जैसे 8-7 का बच्चा होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, पतली सी, हाँ हेलो सर। और वही बच्चा जब फिर थोड़ा सा बड़ा 10th-12th में आ जाता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, फिर तो आवाज़ में फ़र्क आता है, हार्शनेस आती है, हार्श साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इधर भी काफ़ी बच्चों का होगा अभी और हो भी गया होगा, है ना। तो फिर ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, आपके घर वाले आइडेंटिफाई करेंगे, सब देखेंगे। इट्स ओके, you don't need to hide these things from anyone because this is natural process and everyone goes through this. Similarly with girls, okay, गर्ल्स के पास भी
ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना, ओके, या फिर जो है हिप्स का ग्रो होना, या फिर जो है इस तरीके से जो फीमेल्स के अंदर भी जो है फिर प्यूबिक हेयर्स हो, आर्म पिट में हेयर्स हो, ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। ये सभी इंडिकेशंस है कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डेवलप कर रहे हो। इसकी मदद से जो है आप जो है मैच्योर बनते हो या फिर अडल्ट बनते हो। दिस सिंपली इज़ द, यू कॉल इट एज अ व्हाट, आपका एडल्ट बनना, ठीक है, यानी कि आपका रिप्रोडक्ट करने लायक बनते ही जाना। बने नहीं हो अभी, आप बनते जा रहे हो, ओके, ये भी याद रखो। सो ये सब चीज़ें होती है, और इसके बाद फिर जो है ये बात आती है रिप्रोडक्शन वाली, एंड दैट टॉपिक वी आर लर्निंग राइट नाउ। तो यहाँ से अब वापस एक बार सीक्वेंस को पढ़ना स्टार्ट करते और समझते हैं कि ये जो स्पर्म जो कि एक टेस्टिस में डेवलप हो रखा है वो आगे उसकी जर्नी कैसे ट्रैवल करेगा। ओके नीरज, तो यहाँ से पहले आया स्पर्म टेस्टिस के अंदर, वहाँ से फिर आपने इसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ पे खोल के दिखा है बड़ा करके, ठीक है। ये जो एक टेस्टिस है, ये एक टेस्टिस कैसे काम करे, तो यहाँ पे फिर ग्लोब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस का नेटवर्क, फिर वहाँ पे वास इफरेंशिया, फिर इपिडाइडिमिस, और इपिडाइडिमिस के बाद यहाँ से निकलते हुए ये दोनों टेस्टिस के साथ हो रहा है। मैं आपको एक जगह पे दिखा रहा हूँ, मतलब एक ही नहीं, ये इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, ठीक है। फीमेल्स की तरह ये भी क्वेश्चन होता है बच्चियों को, तो मैं बता देता हूँ, सबको होता है रादर, कि फीमेल्स में सर अल्टरनेट ओवरी में काम चलता है, एक महीने इस ओवरी में, एक महीने उस ओवरी में, ठीक है, अल्टरनेट बारी बारी से काम करते बांट के। फीमेल्स पहले से बहुत ऑर्गेनाइज होती है, देखो नहीं, मेल्स में ऐसा नहीं है, दोनों टेस्टिस से आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है स्पर्म सेल ट्रैवल करते हुए कहाँ से जाएगा, बोलो, ये कौन सा पाइप है, वास डेफरेंस, इसको वास डेफरेंशिया भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये वास डिफरेंशिया से, एपिडाइडिमिस से होने के बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ से वास डिफरेंशिया से गुजरेगा और आगे चलता 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 ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट होता है, इसके अंदर से पाइप होता हुआ ऐसे आ रहा है, बराबर, तो ऐसे हैंग हो रखा है, इसको नहीं ऐसे झूला लटका होती जैसे, ऐसे है ये, ठीक है। ये हमारे एब्डोमेन में ही होता है सभी के, ठीक है, मेल्स के अंदर भी, फीमेल्स में भी ऐसे ही 2 ओवरीज होती है, वो भी एब्डोमेन में होती है, ठीक है। उसकी पोजीशन अपन ड्रॉ करने के बाद समझेंगे, पहले ध्यान दो। फिर आगे चलने के बाद यहां से आप देखोगे सबसे पहले इनको रास्ते में कौन मिलेगा, यहाँ पे बताओ, इधर में कौन आया इनके साथ, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, जो कि सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर ऐड करती है। वो एक ऐसा फ्लूइड है जो कि स्पर्म्स को इजीली स्विम करने में और उसको न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है। फिर उसके साथ जो है ये सेमेन के साथ जो है ये आगे स्पर्म्स बढ़ेंगे और वापस उनको जो है रास्ते में फिर यहाँ पे कौन मिलेगा बताओ, इधर में कौन है, कॉपर्स ग्लैंड। अब ये कॉपर्स ग्लैंड से जो है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, इसको आप जब या देखो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, इधर में इसके पीछे में ऐसे 2 हार्ट, उल्टे हार्ट जैसा शेप नजर आ रहा है, हाँ ये 2 होती है यहाँ पे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड को डालती है, यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड से यहाँ पे फ्लूइड इसके अंदर डाल, ये सब क्या है, ये सब ग्लैंड में क्या है, अलग अलग यहाँ पे इन ग्लैंड्स के अंदर जो है आप बोल सकते हो तरह तरह के हार्मोन्स और तरह तरह के फ्लूइड स्टोर किए जाते हैं, जो कि आगे चलते हुए उसके अंदर ऐड होते रहते हैं स्पर्म में। उसके साथ ऐड होते हुए ये आगे 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 चलता जाता है और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए वो स्पर्म मैच्योर होना भी स्टार्ट होता है। उसी फ्लूइड में वो न्यूट्रिशन भी लेता है, स्विम तेज करना शुरू करता है और जो है इस तरीके से लगभग 400 मिलियन स्पर्म्स की जर्नी यहाँ से शुरू होती है, जो कि यहाँ से होकर फिर आगे चलता 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 हुआ कहाँ पे आएगा, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट मैंने बोली थी आपको, ठीक है, ये कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से आगे चलते हुए पेनिस से फिर बाहर निकलेगा, ओके। और पेनिस से बाहर जा करके अगली जो इसकी जर्नी है वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिर ये जो स्पर्म है वो कहाँ पे जाना है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाना है, बराबर, यस और नो, फिर यहाँ तक की ऐसी इसकी जर्नी चलती है, ओके। इस पूरे पार्ट में जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको समझ में आ रही है। दिस इज़ द बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस के। मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने से लेकर के मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर डालने तक की पूरी कहानी इस पूरे सिस्टम में है, राइट। और यहाँ से इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। अब आगे जो है सिक्रेशंस का, ठीक हो गया, ये सब बता दिया मैंने, सब कवर कर लिया है, टॉपिक जितना बुक में दिया सब कवर कर लिया। हाँ, आगे जो है फिर ये एक्स्ट्रा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो होमवर्क में ये कर सकते हो। इन सभी ग्लैंड से कौन से फ्लूइड्स सीक्रेट किए जाते हैं और उनका पर्पस क्या है, ये आप लिख के लाओगे, ये आपके किताबों में दिया गया
नहीं है, क्योंकि हमारी किताब में बस बोला जाता है कि ऐसा होगा, ये ऐड होगा, वो ऐड होगा, क्या होगा ये सब बताया नहीं है, ठीक है। सो कीपिंग ए लिमिटेड नॉलेज फॉर क्लास 10 सिलेबस दे हैव गिवन अस दिस टॉपिक। लेकिन हमने तो पढ़ना है, तो हमने इस तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ रखा है। आपको समझ में आ रहा है कि यार कैसे एक स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस लगी है, उस टेस्टिस में स्पर्म बन करके आगे चलता हुआ किस तरीके से अपनी जर्नी ट्रैवल करता है। अब सुनो ध्यान से, पूरे रिप्रोडक्शन के हिस्से में, पूरे रिप्रोडक्शन के जर्नी में, रिप्रोडक्शन तो तब कंप्लीट होगा ना जब एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तब मैं बोलूंगा ना रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, मेल का हिस्सा, मेल का काम इतना ही होता है। सोच के देखो, आगे इसके जो भी पूरी रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी है वो फीमेल बॉडी निभाती है। 9 महीने तक बच्चा माँ की पेट में रहता है, फीमेल बॉडी में रहता है, वोम में रहता है। मेल का काम कहाँ तक था बताओ मुझे? स्पर्म्स को जो है फीमेल बॉडी में इंसर्ट कराने तक, वहाँ तक ले जाने तक का। उसके आगे की जो पूरी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो एक को फर्टिलाइज करना हो, एक फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी में ही होता है। फर्टिलाइज होने के बाद फिर वहाँ पे एम्ब्रियो बनाना, उसके अंदर 9 महीने तक फिटस को डेवलप करना, और उसके बाद पार्चुरेशन, यानी कि ये बायोलॉजिकल नाम है पार्चुरेशन, यानी कि बच्चे को जन्म देना। यहाँ तक की पूरी जर्नी कौन निभाता है? फीमेल बॉडी निभाती है, फीमेल्स निभाती है। तो यस, इट इज़ अ बिग पार्ट एंड द क्रूशियल पार्ट जो कि फीमेल्स निभाती है। मेल के हिसाब से देखा जाए तो उनका काम इस रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में कम ही है कि नहीं? है इंपॉर्टेंट, लेकिन यार बोलो कम ही है ना। लेकिन ज़्यादा बड़ा पार्ट किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि आगे की पूरी प्रोसेस तो उनके बॉडी में ही निभानी है, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन काम करता है मेल्स के अंदर। जो मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड जो है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और हो रखा है कंप्लीट तो हम आगे तुरंत जो है फीमेल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। यस, आपको मैं 2-3 मिनट का समय देता हूँ, आप पढ़ करके जो भी आपको लगता है, जो भी आपको मन में आता है, हाथ ऊपर करके आपके सवाल बारी बारी से पूछ सकते हो। यस, क्या? हाँ, कॉज का है, कॉस्ट, कॉस्ट तेरे को एक्सप्लेन करूँ कि सबको करूँ? हाँ करूँ। अब एक चीज़ और है जो इस बच्चे ने याद दिलाई, या फिर इसका डाउट है तो इसने पूछ लिया, सर इरेक्टाइल क्या होता है? ठीक है, किस किस को पता है? हाथ ऊपर करेंगे। किस किस को पता है इरेक्टाइल क्या होता है? यस अभी नो, यू नो, यू कैन रेज योर हैंड। यस, थोड़ा बहुत पता है। किस किस को पता है? मैं देखना चाहता हूँ जनता। नहीं, मैं टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपको, फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज इरेक्टाइल या फिर इरेक्शन? हाउ मेनी ऑफ यू नो इरेक्शन? ये बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चल रही है, ठीक है। यस, ये सवाल है बच्चे का। आई विल आंसर दिस डेफिनेटली, लेकिन मैं पहले देख लूँ कि कितने को मालूम है, कितने को नहीं पता। पूरे क्लास को अगर नहीं पता तो यार ये सच में मतलब ऐसी बात है कि ये बैच सच में बहुत सादी भोड़ी है, ठीक है। आपको सच में कुछ नहीं पता, ऐसा सच में इरेक्शन नहीं पता आपको? पूनम इज लाइक, नहीं पता ना सर, बताओ ना चुपचाप। हाँ, इतना क्या भाव खा रहे हो? बताना है तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। हाँ पूनम, नहीं पता बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर लौंडे, इरेक्शन इरेक्टाइल किसको नहीं पता भाई? अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भोले बच्चे बहुत ज़्यादा भोले हैं नहीं। पेनिस के पास एक अपनी एबिलिटी होती है, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। एक पूरा आप समझो, ये जो जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जितना एरिया नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैपिलरीज का नेटवर्क तो ही है, ये है कि फ्लैश भी है, लेकिन इसके अंदर जो है मस्कुलर एबिलिटी भी होती है, और इसके अंदर काफ़ी सारा ब्लड आता है। ब्लड निकलता नहीं है, टेंशन मत लो,
ब्लड इस पार्ट में आता है, और जब ब्लड बहुत सारा इस पार्ट में रश करता है, ठीक है, तो ये इरेक्शन परफॉर्म करता है। अब इरेक्शन परफॉर्म होने का मतलब क्या है, तो सुनो ध्यान से, ये क्योंकि एक मस्कुलर ऑर्गन है तो हमेशा ऑल द टाइम इट इज नॉट स्ट्रेट एंड इरेक्टेड। ओके, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये जो है एक बलून जैसे होता है। मैं बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझो इसको, ठीक है, बाकी आप होशियार हो, आप इमेजिन कर लोगे, आप समझ जाओगे। एक जो बलून है जिसको फुलाया नहीं है, ठीक है, और बलून को आपने ऐसे पकड़ा है तो कैसे लटका हुआ पड़ेगा, राइट, है ना, इजी है। लेकिन बलून को फुला लोगे तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही ये जो पेनिस है उसी तरीके से इरेक्शन के बाद हार्ड हो जाता है या फिर जो है स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, दैट वी कॉल एज अ इरेक्शन। और जब भी मेल को रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करनी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी करनी होती है, या फिर इजैकुलेशन या फिर मास्टरबेशन करना होता है, तब ये इरेक्शन नेसेसरी है और ये हो जाता है। अब इरेक्शन होने के पीछे देखो कैसे हंसी आ रही है, अब मेरे को बोलते पता नहीं है यार, ऐसे नालायक बच्चे। जब भी इरेक्शन होना होता है, सुनो ध्यान से बताता हूं मैं, ये सब नॉर्मल प्रोसेस है बेटे, और ये सभी के साथ होता है। और आपको अगर ये नॉलेज नहीं है तो फिर यार फिर मतलब आप कैसे जिंदगी जी रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज रिलेटेड विथ ईच एंड एवरीवन्स लाइव्स, राइट, सो यू शुड नो द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, रादर वेरी गुड, अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। और फीमेल्स को क्यूरियोसिटी होती है मेल्स के बारे में, और मेल्स को क्यूरियोसिटी होती है, बोलेंगे नहीं, मालूम तो है, फीमेल्स के बारे में। अरे होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो प्रॉब्लम है, होनी चाहिए। अगर कोई बोला नहीं होती है तो तेरे में प्रॉब्लम है। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा, चल रहा हूँ। मेल्स को फीमेल्स की क्यूरियोसिटी होती है, अरे होती है कि नहीं होती है? कौन होता है नहीं होती बताओ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई तेरे लाइफ में, फिर सही करना पड़ेगा। फीमेल्स को मेल के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, यस सर। अरे बोलो यस सर, तो यस सर, शर्माओ नहीं। देखो मैं आपका सर हूँ ना, टीचर हूँ, मेरा काम है आपको ये सब सिखाना है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्यों रुकता, मेरे को क्यों आपसे इतनी बात करनी पड़ती, मेरे को भी क्या मजा आ रहा है मतलब आपको ऐसे पूछने में बार बार, नहीं, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ स्टडी, आई हैव टू डू इट, ओके, एंड यू हैव टू लर्न इट। और ये यूं ही नहीं मेरे को पसंद आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है, यस। और डाउट्स आपके हैं तो आंसर मेरे को देना ही है। तो भाई जो इरेक्शन है ये एक ऐसी प्रोसेस है। अब अभिनव का सवाल यह था कि इरेक्शन होता क्यों है ना, इरेक्शन क्यों होता है? तो यार इरेक्शन आपने देखा होगा कभी कभी ऑटोमेटिक भी हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग भी होता है, ठीक है, फीमेल्स को इसको इसको मॉर्निंग इरेक्शन बोलते हैं। सुनो टाइम नका सांगू। लाईक 6 वाजता 8 वाजता काय लावले? खुद का स्टेटस नहीं देना है बेटा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है जानने में। तो मॉर्निंग, अरे होता मॉर्निंग इरेक्शन होता है सबको। अब तुम बोले नहीं। हाँ सुना, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। बाकी और कभी इरेक्शन होता है? सर बहुत सुंदर लड़की देख ली, नेचुरल प्रोसेस है। मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होना नेचुरल प्रोसेस है। और टेंशन मत लो, आप ही इनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हो, ये भी आपके प्रति होते हैं, ठीक है, ये बताते नहीं कभी। मेल्स ऐसे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बता देते हैं, तुरंत ये कर देते हैं। नहीं, फीमेल्स ऐसी नहीं होती है ना, लेकिन कुछ फीमेल्स होती भी है। दोनों तरीके बेटा, दोनों ह्यूमंस है, दोनों बॉडीज है, दोनों तरीके की सिस्टम्स है, दोनों को एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन बच्चों को अपने हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल ताबा लाना चाहिए। आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल के अंदर, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन। चलो आपको हार्मोन की कहानी समझाता हूँ जिसकी मैंने बात अभी तक की नहीं है ना, वैसे मैं करता हूँ आगे, लेकिन अभी की नहीं थी, अभी तो निकल गया टॉपिक, तो बता देता हूँ।
मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस्टेरोन, टेस्टिस नाम आता है उसका, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन। ये कैसे पता है सबको? हाँ, फीमेल्स के अंदर होता है बोलो एस्ट्रोजन, मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। अब ऐसा नहीं है कि बस मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और बस फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, दोनों के अंदर दोनों होते हैं। सुनना ध्यान से, ठीक है? मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी बात समझाता हूं जो आप सभी के लिए मालूम होना भी जरूरी है और आपको पता भी होगी कुछ कुछ को। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, फीमेल्स के अंदर भी एस्ट्रोजन तो है लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी है। होता क्या है ना, इनकी लेवल्स के बारे में प्रॉब्लम होती है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा, एस्ट्रोजन थोड़ा कम रहेगा, काफी कम रहेगा उसके कंपैरिजन में। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हाई रहेगा, टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा। दोनों हार्मोन्स की जरूरत है पूरे बॉडी को रेगुलेट। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर आपका ये दो हार्मोन बर्बाद कर सकते हैं। उसके ऊपर कितनी चीजें डिपेंड है आपको आइडिया भी नहीं। कितना हंस रही है शांत बेट? नॉर्मल बात चल रही है, अब तो कोई टैबू वाला टॉपिक भी नहीं है, अब तो नॉर्मल बायोलॉजी की बात है। सुनो, लड़कों में ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लड़कों के अंदर भी थोड़ा सा एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाए। कुछ फूड्स भी ऐसे होते हैं जो कि एस्ट्रोजन को बूस्ट करते हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह, इसलिए लड़के लोग ज्यादा खाना पसंद नहीं करते उसको। तो अगर लड़कों में एस्ट्रोजन की लेवल थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, अरे ध्यान दो, मैंने बोला हाँ, तो लड़कों में भी लड़कियों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट हो जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, गूगल करना आराम से घर जाके, सब कुछ रीड करना, ठीक है? सुनी सुनाई बात नहीं बताऊंगा, प्रॉपर रिसर्च की पढ़ाई की बात बताऊंगा, ठीक है? एंड दैट इज ट्रू इन द एंटायर वर्ल्ड। यू कैन ऑब्जर्व दैट, यू कैन सी दैट, यू कैन सर्च दैट, स्टडी दैट। क्या बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कुछ लड़के ऐसे होते जिनकी आवाज़ लड़कियों जैसी होती है। अब मैं कुछ भी बॉडी शेमिंग, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले, मैं बॉडी शेमिंग, किसी को टीज करना, किसी के लिए टारगेटेड बोलना या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस प्योरली एजुकेशनल पर्पज से आपको ये फैक्ट समझा रहा हूँ, ओके? सुनना। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर दाढ़ी मूछ नहीं निकल आती है, ठीक है, जल्दी। हाँ, इसलिए उनको क्या बोलते हैं मालूम है तेरे को? वो बात अलग है, वहाँ पे वैसा रहना उनका धर्म माना जाता है, वैसे उनको रहना पड़ता है, ठीक है? वो बात अलग है, छोड़ो, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। सुनो, टॉपिक सुनो। तो कुछ लड़के होते हैं जिनको जल्दी दाढ़ी मूछ नहीं आती है। इस लड़की जो होती है स्किन अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है, ठीक है? उनकी आवाज़ थोड़ी सी लड़कियों जैसी होती है। कुछ लड़कों के अंदर मैन बूब्स आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, दैट इज बेसिकली डिसीज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया, ठीक है? उसका नाम है। अब ये होता किसकी वजह से है? ये होता है अगर उस लड़के में, उस पर्टिकुलर मेल में एस्ट्रोजन के लेवल्स थोड़े से हाई हो जाए तो, जो कि एक आम बात है, नॉर्मल प्रोसेस है, इससे डरने वाली या बुरी कोई बात, या वो ह्यूमन बींग नहीं है, वो कोई जेंडर है, वो मेल ही है, उसके जेंडर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके सेक्सुअल एबिलिटी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? वो मेल ही रहेगा। लेकिन ऐसा बस लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ भी होता है। लड़कियों में वैसे तो एस्ट्रोजन हाई होता है और टेस्टोस्टेरोन लो होता है, लेकिन कुछ कुछ फीमेल्स में ये देखने मिलता है कि थोड़ी सी उनके टेस्टोस्टेरोन की लेवल अगर हाई है तो उन फीमेल्स के अंदर भी मस्टास देखने मिलती है। अभी हाल ही में एक पीछे एक लड़की टॉपर निकली थी, था नहीं था ना, प्राची नाम था उसका, उसकी बोलो पूरी दाढ़ी आ रखी थी, उसको दाढ़ी बोलेंगे थी, लेकिन क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के लिए उसके अंदर थोड़े हाई थे। अब उसने तो खुद से नहीं हाई किए, उसकी गलती उसमें कुछ नहीं है, वो तो भाई नेचुरल प्रोसेस है, ठीक, वो तो फिर भी लड़की ही है। लेकिन लेवल्स का ऊपर नीचे होना हो सकता है, आप में से किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी इसको सफ़र कर सकता है। ऐसी कोई ये खास बात नहीं है, इसमें कोई खास ये अलग तरीका नहीं है, अलग कोई चीज़ वो नहीं है, ह्यूमन बींग कोई अलग ह्यूमन नहीं है, ठीक है? सब मेल फीमेल ही है। फीमेल्स के अंदर भी होता है, ये मस्टास देखने मिलती है लड़कियों को, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे, ये ना अपर लिप बोलते हैं गर्ल्स वैसे इसको, है ना? और फिर सर आपको सब पता है, मेरे को सब पता है मेरे को सब पता है, सर की बहुत पढ़ाई हो रखी है। और
कुछ कुछ फीमेल्स के अंदर स्पेशली जो बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक होती है, आपने देखा होगा, फिटनेस फ्रीक होती है, जो कि काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स को इंजेक्ट कर लेती है अपने अंदर ताकि वो मस्कुलिन बॉडी बना पाए, तो उनकी आवाज़ देखो मेल जैसी हो जाती है। कुछ जिम फ्रीक वुमेन्स, फिटनेस फ्रीक वुमेन्स, कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे चेक करना आप जाके इंटरनेट पे, मतलब समय ज़ाया नहीं करना इंटरनेट पे, मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन है, आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जो वेट लिफ्टिंग करने के लिए, मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए, जिम बनाने के लिए, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई कर लेते हैं, अपने आप से करते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनकी आवाज़ भी मेल जैसी हो जाती है, साउंड मर्दों की तरह साउंड करती है वो, उनके भी उनको शेव करनी पड़ी, दाढ़ी वाड़ी आ जाती है लड़कियों को। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंपैक्ट करती है आपके सेक्स हार्मोन्स की वजह से, जो कि है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इंसान ने यहां तक कि अपनी औकात बढ़ा ली है और यहां तक की पढ़ाई कर ली है भाई, ध्यान से सुनना। आज अगर कोई लड़का लड़की बनना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, ट्रांसजेंडर सर्जरी होती है, ठीक है, हार्मोन थेरेपी होती है, मजाक नहीं कर रहा, हार्मोन थेरेपी होती है। हार्मोन थेरेपी में यही कराते, लड़के को अगर लड़की बनना है उसको एस्ट्रोजन की पिल्स, एस्ट्रोजन के डोसेज वगैरह इंजेक्शन दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम, साल भर आप अगर वैसा कर लोगे आप लड़की बन जाओगे, बोलो। लेकिन इसमें यह है कि आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है नीचे, आपके जो जेनिटल्स है, वो नहीं बदलते, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा मेल के लिए, चाहे कितने हार्मोन खा लो, और फीमेल्स के लिए उनका सिस्टम वैसा ही रहेगा। वजाइना विल बी वजाइना इटसेल्फ, इट विल नॉट बिकम पेनिस, एंड पेनिस विल बी पेनिस इटसेल्फ, इट विल नॉट बिकम वजाइना। अंडरस्टैंडिंग? ये नहीं, हार्मोन थेरेपी से ये नहीं चेंज होता। हाँ, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जिसमें क्या आता है, ब्रेस्ट होना, ओके, बॉयज जो है ब्रेस्ट बना लेते हैं भाई, ठीक है, ट्रांसजेंडर सर्जरी, अरे मैं हंसी आ रही है पूनम को, बता कितने, मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये सच है, ये आप जाओ गूगल करो, ये सच है, ओके, ऐसा होता है। स्किन प्रॉपर लड़कियों जैसी हो जाती है, बॉडी पूरी दुबली पतली हो जाती है, हिप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिकम्स एम्बॉसिंग देन आफ्टर। और ये सब मर्दों के लिए नहीं है, इधर भी होता है। कितनी सी फीमेल्स ऐसी है जो कि ट्रांसजेंडर सर्जरी करके हार्मोन थेरेपी लेकर के मेल बन जाती है उनके लिए, लेकिन उनको सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रेस्ट को आप हार्मोन्स लेकर के गायब नहीं कर सकते, आपको उसका फिर जो है वहां पे सर्जरी करके ही हटाने पड़ते हैं। तो फिर ये भी है, बाकी उनकी भी बॉडी मस्कुलाइन हो जाती है, शोल्डर्स ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, बॉडी मस्कुलाइन होती है, आवाज़ हार्श होना शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में भी होता है ये, टेस्टोस्टेरोन की डोसेज लेकर के वो भी मेल बन, ये हो रहा है आज की दुनिया में, बाहर नहीं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता है आपको, दिस इज हैपनिंग। ऐसी बहुत सी केसेस है इंडिया में, बहुत सी, और ये आज एक मेडिकल साइंस बन चुकी है। ये एक मेडिकल साइंस की खैर एक बड़ी काबिलियत भी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि हाँ, ह्यूमंस ने उतनी प्रोग्रेस कर ली। बताओ, तो आपके जो हार्मोन्स है वो किस लेवल के एबल है, आप सोच पा रहे हो? जो टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है वो किस हद तक आपको चेंज कर सकते हैं? आपको बात समझ आ रही है? अरे यस और नो? बेटे क्या डाउट है पीछे? बहुत आवाज़ कर रहे हो आप लोग। हाँ, यस, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, यस, जो इनको सेकेंडरी डेवलप करता है। विल टॉक अबाउट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, 4 हार्मोन की बात करेंगे, बाद में करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओके? तब तक वेट करोगे, ठीक है? अभी तो मैंने टॉपिक निकल बता दिया। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो अभी सुनो, ऐसे तो मेरे को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी समय थोड़ा सा एंड होता है और मैं नहीं चाहता कि मैं आधा पढ़ा के आपको छोड़ दूं, तो मैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट नहीं करूंगा। कल अपन इसको जो है प्रॉपरली स्टार्ट करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिस्टम जितना मेल है उससे बहुत बड़ा है पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, डिस्कस करनी है, कैसे सारी चीज़ें आगे फीमेल बॉडी में काम करेगी बर्थ होने तक की, वो पूरा सफ़र हमको डिस्कस करना है। अलग है, ठीक है, हाँ, वो अलग बात है, वो यही से कुछ जुड़ी हुई नहीं है, वो बिल्कुल अलग डिसीज़ है। हाँ, तो वहाँ पे फिर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई लेना देना उससे है नहीं, वो पूरे अलग डिसीजेस है, ठीक है, वो जेनेटिकली भी हो सकते हैं, नॉन जेनेटिकली भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने ये देखा होगा, ये आता है क्या, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, उसके क्या डिसीज़ का नाम है, डाउन सिंड्रोम है, उसके बाद है ना अल्जाइमर्स है, ठीक है, उसमें ये सब होता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज।
एलर्जी मतलब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर केमिकल या किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से परेशानी होती हो, उसको बॉडी रिएक्ट कर जाती है अलग तरीके से, उसको एलर्जी बोलते हैं। सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है। और एलर्जी किस बात की होती है पता नहीं चलता। मान ले कोई दवाई तूने ऐसी खा ली जिसको तेरे को उस दवाई में कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट था, ऐसा कंपाउंड एलिमेंट प्रेजेंट था, उससे तेरे को एलर्जी होगी। तूने वो दवाई खा ली, तेरे को अब पता करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा कौन से केमिकल से एलर्जी है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी खाना या दवाई नहीं खा के चलेगी जिसके अंदर वो कंपाउंड प्रेजेंट है, वो खाओगे तुम्हें हर बार फिर वो इफेक्ट दिख जाएगा। एलर्जी की अलग अलग कंडीशन होती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और हर पर्सन में ये कंडीशन अलग हो सकती है। पता नहीं कौन सा केमिकल या कौन सा कंपाउंड कॉज कर जाए, उसकी पूरी डायग्नोसिस करनी पड़ती है। और ये बॉडी पे अलग अलग तरीके से ये कैफ करते हैं। कभी कभी पूरी बॉडी सूज जाती है, कभी ऐसे बॉडी पे पैचेस आना स्टार्ट हो, रैशेस होते हैं। अलग अलग तरीके से बॉडी एलर्जी को बिहेव करती है, जो कि एक कम्प्लीटली अलग ही टॉपिक है और उसको डॉक्टर ही डायग्नोस करते हैं, है ना। क्या हुआ था? ये क्या हुआ है? ये तो जला हुआ है, कैसे जल गया इतना? ज़्यादा हो गया? नहीं, अब तो हील हो गया ये, तो इसमें कुछ नहीं है अभी। ठीक है, पैचेस आ जाते हैं ना, दाने दाने जैसे उठ जाते, होता है एलर्जी से होता है। ढूंढना पड़ता है, एलर्जी ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है कि कौन से केमिकल से एलर्जी है, ढूंढना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारी टेस्ट करानी पड़ती है। फूड से होती है, फूड से का मतलब क्या है सुन, कभी किसी एक चीज़ से एलर्जी नहीं होती। उसके मतलब जैसे तूने मान ले खा लिया रायता, रायते से एलर्जी नहीं होगी, उसमें जो पर्टिकुलर कंपाउंड केमिकल प्रेजेंट है उससे होती है। अब तुम चाहे रायता खाओ या वो कंपाउंड किसी और चीज़ में होगा तो वो चीज़ खाओ, तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो क्या? नहीं, आज 11th की बैच स्टार्ट हुई है, मेरे को 8 बजे उनका लेक्चर है, आज उनका पहला दिन है, मेरे को जाना पड़ेगा। आज नहीं एक्सटेंड हो पाएगा। जो बैठना चाहते हैं, बारिश तेज हो रही है, बैठ सकते हैं। अपने पेरेंट्स को घर पे इन्फॉर्म कर दो, जिनके पास छाता रेनकोट है वो जा सकते हैं, जो भीग के बीमार पड़ने के लिए जाना चाहता है सामने से वो भी जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल स्टॉप हियर इन टुडेज लेक्चर। सी यू टुमारो, गुड बाय।